इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। लगभग 5 महीने से इसमें लॉकडाउन की स्थिति, कोरोना की महामारी तो फैलती जा रही है, उससे लोग डरे हुए हैं। आर्थिक तेजी गति नहीं पकड़ रही है। इसका उल्टा असर जो पड़ा है हमारे आर्थिक पर, हमारे आर्थिक मंदी पर, हमारे अर्थव्यवस्था पर जो मार पड़े वो भी तगड़ी मार पड़ी है। इससे उभर पाना देश के लिए काफी मुश्किल का दौर आ रहा है। इससे देश कैसे उभरेगा, हम कुछ परिस्थितियों को यहाँ पर देखते हुए हम इस डिबेट को यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं चार्टेड अकाउंटेंट मूर्सावाला जी, निखिल मूर्सावाला जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के मंत्री और अर्थव्यवस्था पर काफी गहन जानकारी रखने वाले राम कुमार पाल जी, और हमारे साथ जुड़े हुए उद्योगपति हमारे साथ नारायण गोयनका जी हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए अलमिया कॉलेज के इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर और इकोनॉमिक्स सेक्टर में बहुत बड़ी महारत हासिल हासिल करने वाले हमारे साथ प्रोफेसर मेहता जी जुड़े हुए हैं, जो इकोनॉमिक सेक्टर में इनकी बारीकियों से पकड़ है, पहचान है और इनकी पूरी अध्ययन है। बताएंगे कैसे हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है देश की। सबसे पहले मूर्सावाला जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे। आज जब बैंक की स्थिति ऐसी है कि आज अब की हालत, अब तक जो अगस्त तक हमारा बैंक का एनपीए लगभग 14 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। दिसंबर तक ये आंकड़ा 30 करोड़ या 20 लाख करोड़ का एनपीए है, जिसमें हम जिसको ने जो कर्ज माफ कर दिए वहां पे जिक्र नहीं कर रहे हैं। जो छोटे मोटे जो चीजें हैं वहां पर उसकी जिक्र नहीं है। एनपीए जो आईपीएल है वो 20 लाख करोड़ हो चुका है। और ऐसे में जब देश उद्योगपतियों को, बड़े बड़े लोगों के कर्ज को माफ करती चली जाती है, बीच में कहा है तौबा मचा था, कई लोगों के बैंक लोन माफ कर दिए गए उद्योग को बढ़ाने के लिए। एनपीए बैंक चलता जा रहा है। आरबीआई ने भी हाथ उठा लिए हैं। उन्होंने सीधा कह दिया कि अब न पब्लिक को मोरेटोरियम मिलेगा, न बैंक को हम कोई सहूलियत दे। बैंक अपने अपने तरीके से अपनी स्थिति को संभाले, अपने शेयर बेचे तो भी चलेगा। और वैसी स्थिति आ गई है कि कई बैंक अब अपने शेयर बेच करके लगभग करीब 1,13,000 करोड़ रुपए पब्लिक से इकट्ठा करके, शेयर बेच करके इकट्ठा करके अपनी बैंक की स्थिति को संभाले रखने की नौबत आई है। ऐसी स्थिति जब आरबीआई की हो गई है, जहां नोट छापने की मशीन है, सरकार बोलती है भाई नोट छाप करके सरकार चला लेंगे, लोग बोलते हैं, क्या हमारी देश की अर्थव्यवस्था सही है या कहीं डगमगा रही है? मूर्सावाला जी। जी, आपने बहुत ही सीरियस चैलेंज जो हमारा देश फेस कर रहा है आज कोविड की वजह से, वो उठाया है। और मैं आपको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि ये जो मसला है इसके ऊपर डिबेट करना बहुत जरूरी है। आज जो भी प्रोजेक्शन है हमारी इकोनॉमी के, जो पहले हमने सोचा कि जीडीपी जो 6% से बढ़ रही थी और 2% को बढ़ेगी कोविड के बाद, अब ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो -3 या -4 होगा 2021 के। बिल्कुल जी बिल्कुल। बेरोजगारी बढ़ रही है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। उद्योगपति अपनी फैक्ट्रियां चला नहीं सकते, लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है, पगार कम हो रहे हैं। तो ये सारा एक कैस्केडिंग इफेक्ट इकोनॉमी पे आया हुआ है, और इसका इफेक्ट बैंकों पे आएगा, क्योंकि बैंकों ने पैसा दे रखा है उद्योगपतियों को बिजनेस चलाने के लिए। अब कोविड के पहले भी बीमारी थी बैंकों में एनपीए की, जैसे आपने बोला 14.5 लाख करोड़ के एनपीए पहले से ही थे। कोई कोविड की बीमारी नहीं है, लेकिन कोविड की वजह से जो इस बीमारी को एक फेटल ब्लो मिला हुआ है, इस पे हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत ही सूक्ष्मता से, धनशीलता से डील। अब 6 अगस्त को आरबीआई ने अभी एक वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग का एक प्रपोजल निकाला हुआ है। हमारे देश के जो एक मसला मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, हमारे और भाई भी हैं यहाँ पैनल पे,
कि आरबीआई के बोलने में और बैंक के करने में एक बहुत बड़ा गैप है। जी आरबीआई अपनी तरह से अच्छी पॉलिसी नीति है देती है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, और हमारे उद्योगपति भाई भी यहाँ बैठे हुए पैनल पे शायद एग्री करेंगे मेरे साथ कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन जो नहीं होता है, इसकी वजह से इस बीमारी को, जब कैंसर हुआ होता था उसको क्रोसिन खिलाते हो, अब जब कैंसर वाले को आप क्रोसिन खिलाओगे तो बीमारी ठीक होगी नहीं, बीमारी और खराब होगी। तो हमें ये हमारे बैंकर्स को एक कम्युनिकेशन जाना बहुत जरूरी है वित्त मंत्री से, आरबीआई से, आरबीआई गवर्नर से, कि भैया ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस में उद्योगपतियों को जो हेल्प देना है वो देना बहुत 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 जरूरी है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ कि गैप जो है पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत बड़ा है। ग्राउंड लेवल पे अभी तक फ्लो नहीं हुआ है। जो आपने 3 लाख करोड़ का जो वित्त मंत्री ने अनाउंस किया था, हम जानते हैं उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। अभी तक आधा भी डिसबर्स नहीं हुआ है, और जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस है वो सारी ब्लीड हो रही है। और आरबीआई के अपने गाइडलाइन में भी कुछ खामियां हैं जो अपने डिस्कशन में, अगर आप चाहो तो मैं फिर डिस्कस करूंगा, लेकिन मेरे ओपनिंग रिमार्क्स में यही कहूंगा कि इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी के बीच में इतना बड़ा अंतर है कि मेरे को तो ये लग रहा है कि आगे जाके एनपीए काफी बढ़ेंगे अनलेस कि बैंक्स डोंट स्टेप अप टू द प्लेट एंड बी प्रैक्टिकल एंड हैंड होल्ड ऑल द इंडस्ट्री। जितने भी हमारे उद्योगपति, उनके साथ बैठ के में ये करना है, रिस्ट्रक्चर करना है, कोई लोन माफ नहीं करना है, हमें कोई लोन माफ नहीं करना है। ये लोन का चक्कर है वो बिल्कुल गलत। हमें उद्योगपति के साथ बैठ के रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बना के वायबिलिटी देख के फिर आगे बढ़ना है। तो ये मेरे कुछ ओपनिंग रिमार्क्स है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी साहब, एक बात बताइए कि आपने बोला कि उद्योग को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, उद्योगपति अगर बैंक में पैसा नहीं लौटाएंगे, नहीं आएगा तो बैंक नहीं सुधरेगा। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है कि भाई अपने शेयर बेचकर के पैसे खड़ा करो, उसको रोटेशन नहीं करना है। बैंक को रोटेशन करने के लिए नहीं बोला गया। ये नहीं बोला गया भाई उद्योगपतियों को आप बढ़ावा दो, उद्योग को बढ़ावा दो, एम्प्लॉयर को बढ़ावा दो, रोजगार को बढ़ावा दो, ताकि इकोनॉमी दौड़े, अर्थव्यवस्था दौड़े। यहाँ पर किसी भी तरीके से धक्का दे करके चलाने की बात आ रही है, संभालने की बात आ रही है। हमारे साथ प्रोफेसर मेहता जी जुड़े। मेहता जी, आप समझ सकते हैं स्थिति को कि कोई अर्थव्यवस्था सुधरती तब है जब हमारा जीडीपी बढ़ता है। जीडीपी हमारा माइनस में जा रहा है, उद्योग बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बैंक को संभालने के लिए शेयर बेचने की नौबत आ रही है, तो हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है साहब, कैसे समझेगी? यस, मैं सहमत हूँ। जीडीपी मतलब ग्रॉस प्रोडक्ट, हमारी उत्पादक शक्ति बढ़े, जीडीपी बढ़ेगा। ये हकीकत है। 5 महीने से सारे बंद पड़े हैं, चालू नहीं हो सकते, लेबर अपने गांव चले गए। बहुत सारी दिक्कत थी। जो प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल सेक्टर देखो, होटल सेक्टर देखो, 90% रिडक्शन सेल्स में। लेकिन अगर इसमें बाहर आना है तो मैं इकोनॉमिक लैंग्वेज से को तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है कि अगर अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, देना है, तो मार्केट में कैश फ्लो, परचेसिंग, अभी जैसे हमारे सर ने एनपीए चीजें आज इकोनॉमिक को देना है, प्राणवायु देना है, तो बैंक को देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा 3 लाख करोड़ का लोन वायदा किया, वो माइक्रो एसएमई जो छोटी उद्योगपति जिसका टर्न 100 करोड़ के अंदर है, उन अगर पैसा दोगे रक्षण बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो इनकम वापस बढ़ेगी, ऐसा सारा इकोनॉमी में सर्कुलेशन आ जाएगा। ये हम इसका एक सिद्धांत सर्कुलर फ्लोल इनकम एक बार, तो फिर धीरे अपनी इकोनॉमी की जीडीपी बढ़े। हमने एक सवाल उठाया बैंक को शेयर
देश से पैसा कलेक्ट करें। तो मेरा यहाँ पॉजिटिव, अभी अभी आप देखो पिछले एक वीक के यस बैंक जो भी डूबी हुई थी जी 250 शेयर का भाव हो गया था, रिवाइव करने के लिए एसबीआई एक्सिस बैंक सबने अपना डाल के वो मरी हुई बैंक को वापस जिंदा किया। अभी सर पास कोई नोट छापने का मशीन को पैसा दे, वो अब एनकरेज कर, तो पैसा सरकार के पास इतनी नहीं है, रिजर्व बैंक के पास। तो इश्यू ऑफ शेयर अभी देखो, यस 13,000 करोड़ जमा किया। कल शाम को वोटर्स की आईसीआईसी बैंक की मीटिंग, वो भी 15,000 करोड़ जमा करे। अब उनका कैपिटल एसेट्स रेशियो जो हम कार बोलते हैं CAR बढ़ेगा तो बैंक ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद उद्योग को या जरूरत उद्योग को लोन देगी। हाँ मैं कबूल करता हूँ, अभी बैंक को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। लोन लेके भाग जाते हैं, देश छोड़ के भाग जाते हैं या पैसा वापस नहीं करते हैं, कहीं न कहीं बैंक में कोई है, क्यों लोन लेते। अभी सरकार ने बोला कि आप 25% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन सरकार अपनी गारंटी देगी, लेकिन मेरा प्रश्न आता है अगर कोई गारंटी देता है तो आप पैसा क्यों दोगे, निश्चित हो जाए। तो ये पूरा पैसे का बेयर किसको करना पड़ेगा, गवर्नमेंट। कैपिटल इश्यू करके फंड ज्यादा होगा, पैसा का अगर मेरी बैंक में 15 लाख रुपया एक्स्ट्रा पड़ा है तो मैं वो आईसीआईसी का यस बैंक का शेयर खरीद ताकि बैंक में पैसा, बैंक क्वालिटी संग से सही। हाँ अभी हमारे जो इकोनॉमिस्ट बताया उनकी फिजिबिलिटी देखो, उनकी बैलेंस शीट देखो, प्रोजेक्ट में क्या है, क्या आगे प्रोजेक्ट बनने वाला है, क्या उनकी डिमांड है, क्या वो प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट करते। अभी क्या हुआ है, मैं दृष्टांत देता हूँ। ITC इतनी बड़ी कंपनी है, 20,000 करोड़, मंदी के कारण होटल बिजनेस बंद, सिगरेट दारू बिजनेस बंद, तो भी एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, सैनिटाइज बनाया और इंडस्ट्री दिल्ली फूड आजकल प्रोसेसिंग में देखो, टाटा कंज्यूमर देखो, ये लोग ज्यादा अभी फूड प्रोडक्ट अभी पे आ गई, रिटेल बिजनेस। तो धीरे धीरे हमारी कंपनी को भी अपना ऑब्जेक्टिव्स को बनाना पड़ेगा। जो रूढ़ी चुस्त बिजनेस है उसमें से जो प्रोडक्ट FMCG प्रोडक्ट एंट्री करना पड़ेगा। टाटा टी, टाटा सोल्ट, टाटा के कितने बेवरेज कंज्यूमर है, आपको अपने थोड़ी डाइवर्सिफिकेशन अपने प्रोडक्ट को बढ़ाना पड़ेगा। मार्केट में आएगा, नौकरी मिलेगी तो ये पैसा वापस मार्केट में आएगा। तो GDP ये माइनस से पूरे वर्ल्ड में अगर हम प्रॉपर और अच्छी जगह में गए 6 महीने में GDP में आ सकता है। ये मेरा नहीं, मेरा अनुभव। थैंक यू। मेहता साहब, GDP बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगा, लेकिन GDP बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। जब से 2014 से GDP घटती ही जा रही है। GDP में हम आंकड़े में भले ही, हम ग्राफ पे भले ही बढ़ा दे, लेकिन रियल स्थिति में देखा जाए तो GDP बढ़ नहीं रही है। साहब हम मोसावाला साहब आपके पास आएंगे, लेकिन हम एक थोड़ा सा जवाब ले आपको जानकारी देते हैं। हमारे साथ नारायण गोयनका जी जुड़े हुए हैं। नारायण गोयनका जी, आप एक मोटा सा सुन रहे हैं कि उद्योग को जब तक बढ़ाएंगे नहीं, जब तक उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब इकोनॉमी वाली नहीं है, क्योंकि हमारी आर्थिक को बाजार में दौड़ाना पड़ेगा। लेकिन अभी उनका जी एक उद्योगपति हैं, बड़े व्यापार चला रहे हैं, कई लोगों को नौकरियां दी हैं, कई लोग उनके पास, उनका अभी उनकी एक समझने के लिए सीधा खुद भुक्तभोगी है कि MSC इनके जो बैंक में इनको लिमिट दी पहले ओवरड्यू, वो भी घटा करके आधा कर दिया। मतलब बैंक अपने तरीके से सरकार के साथ है। सरकार घोषणा कर रही है कि उद्योग को मदद करो, उद्योग में मददगार बनो, जो उद्योग बढ़ रहे हैं, जिनसे GDP बढ़ सकती है, आप उनको हेल्प करो। तो GDP ओवरड्यू बढ़ाने की जगह ओवरड्यू रहे हैं। उनका जी बताइए।
चतुर्वेदी साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपके चैनल के माध्यम आपने जनता के सामने रखा है। मैं आपको दो बात बताता हूँ। बैंक अगर 1 रुपया देती है तो उसका 10 जगह रोटेशन होता है। हम जब बचपन में ट्रेड साइकिल पढ़ते थे इकोनॉमिक्स में, तो बताया गया था 1 रुपया मार्केट में आता है तो उसका फ्लो होता है और सबकी जीडीपी बढ़ती है, इंडस्ट्री की। सवाल क्या है, सरकार ने पैकेज दिया है, इसमें देखने का है डिफॉल्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विलफुल डिफॉल्टर, इसको कहते हैं, एक को बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर, एक होते हैं। देश में महामारी है, इसमें जो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, जो सिचुएशन के चलते जिनकी आर्थिक हानि हो रही है, सरकार को चाहिए कि सिचुएशन वाले डिफॉल्टर को मदद करे, न कि विलफुल डिफॉल्टर। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या हो रहा है, जो विलफुल डिफॉल्टर है वो तो एंजॉय कर रहे हैं, जो सिचुएशन से डिफॉल्टर है वो कर रहे हैं। ईमानदार बिजनेसमैन हमारा सरकार का पैसा और बैंक का पैसा अपना ही पैसा समझता है और वो अपनी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेवारियों को निभाता है। जहां तक सवाल है कि सरकार ने कदम अच्छे लिए, सरकार का नेशनलाइज बैंक पर पकड़ है, पर हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देश में जो प्राइवेट बैंक है इनका रवैया मनमाना और अपने का। दे हैव नो फियर, दे हैव नो रिगार्ड विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री, दे हैव नो रिगार्ड विद द ओम्बड्समैन, दे हैव नो रिगार्ड विद द बैंकिंग रूल्स। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जरा इसको गौर से सुनिएगा कि जो व्यक्ति, जो कारखाना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, विदाउट एनी डिफॉल्ट आगे बढ़ रहा है, बैंक के पास उसका टाइम से इंटरेस्ट सर्व कर रहा है और परफॉर्म कर रहा है, ऐसी स्थिति में प्राइवेट बैंक के हम आपका लिमिट आधा कर देंगे। ये मेरा एग्जांपल है, मैं अपनी कंपनी के बारे में बोलता हूँ। जब खबर उस समय तो बैंक ने हमको बड़े बड़े प्रलोभन दिए, बड़े बड़े लालच। उस समय मेरा टर्नओवर 30 करोड़ था, आज मेरा टर्नओवर 200 करोड़ है। परफॉर्मिंग 6 टाइम मोर देन बिफोर विद द सेम कैपिटल। आज मैंने बैंक का, मेरा एक पैसा भी ओवर ड्यू नहीं है। पेंडेमिक में मैंने बैंक के टाइम पर एलसी रिटायर किए हैं, मैंने अपने खाते को डिसिप्लिन में रखा है। यही नहीं, बैंक के अलावा मैंने मार्केट के भी करोड़ रुपीस मैंने पेमेंट किया है विदाउट एनी डिफॉल्ट। बैंक ने लिमिट आधी कर दी। जब उनसे क्वेश्चन किया गया ये आपने किस आधार, बैंक का कहना है हम लोग असेसमेंट करते हैं हर साल। मैंने बैंक को राइटिंग में लिखा कि आप असेसमेंट करते हैं, बैंक को अधिकार है, तो आपने क्या असेसमेंट किया वो हमको ये हमारा मामला हम आपको नहीं दे सकते। मैंने उनको पूछा कि मैंने जो प्रॉपर्टी आपके यहाँ मोर्गेज किया है उसकी वैल्यूएशन कम होगी तो वो बताइए। बोलो वो हम नहीं बता सकते। तो ये क्या है, ये बैंक में, प्राइवेट बैंक में मनमानी पूर्ण रवैया है। इसमें क्या होता है, इनके पास बड़े बड़े एडवोकेट हैं, इनके पास बड़े बड़े लीगल वाले एडवाइजर हैं। ये जानते हैं जनता बहुत छोटी है, जनता के पास इतने पैसे नहीं है कि वो लीगल लड़ सके। इनका जो तरीका है मनमाने जो मैंने वो बैंक से कहा, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने 20% जो होल्डर नहीं है उसको 20% कम से कम दिया जाए। बैंक का मेरे पास राइटिंग में एचडीएफसी बैंक का, किस आधार पर आप बोल रहे हैं 20%? कौन से रूल में लिखा हुआ है? तो क्या बैंक को भारतीय बैंक है उसको ये मालूम नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है? पब्लिक को टीवी में, न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनलों में ये प्रसारित हो रहा है। तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। मैं इस आवाज को पीआईएल, मैं ओम्बड्समैन में जाऊंगा, मेरे को कोई नुकसान नहीं है। मैं पूरे देश की जनता को कहना चाहता हूं कि जो आपके देश में जो नेशनलाइज्ड बैंक है उनका परफॉर्मेंस विद द रूल ऑफ गवर्नमेंट। प्राइवेट बैंक में क्या है, मनमानी है। आपको मैं एक बात बताता हूं, अगर इस विषय को खंगाला जाए तो बहुत से लोगों को ये बैंकों ने डिफॉल्टर किया है, विलफुल डिफॉल्टर इनको डिफॉल्टर करने के लिए मजबूर करते हैं
क्योंकि इनके पीछे इनके कुछ पैसों की लेन देन की मामला रहता है। ये लोग मुंह से नहीं बोलते, ये चाहते हैं कि व्यापारी को कम करे, अंडर द टेबल कुछ पैसे आए ताकि मैं जो है इनका काम कर सकूं। तो ये बैंक के जो प्राइवेट बैंकें हैं, इनका जो रवैया है दोनों है मनमानीपूर्ण तरीके से है, सरकार की बातों को नहीं मानना है, सरकार के नियम को नहीं बताना। सेकंड में आपको बताता हूं कि कोई भी सरकार है, हमारी सरकार ने, देखिए पूरे विश्व की समस्या है ये, जितने सरकार जब इंडस्ट्री चलेगी तभी लोगों को रोजगार बढ़ेगा और रोजगार मिलेगा तब जीडीपी बढ़ेगी, देश की तरक्की तभी संभव है। आप तो जिंदा इंडस्ट्री को ये प्राइवेट बैंक हजम करना चाहती है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री है, अगर आपको लगे तो मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको दे सकता हूं कि बिल्कुल रवैया है बैंकों का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्राइवेट बैंक पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, जो कि सरकार का नियंत्रण मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन नेशनलाइज बैंक देश के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं, अपने तरीकों से कर रहे हैं। इसलिए मेरा इस माध्यम से ये कहना है, प्राइवेट बैंक पर सरकार को भी बाउंड है सरकार के नीतिगत को अमल में लाने का, लेकिन उनके पास तो पैनल में उनके पास बड़े बड़े अधिवक्ता हैं, बड़े बड़े एडवोकेट हैं, जिन पर करोड़ रुपए प्राइवेट बैंक खर्चा करती है। छोटा आदमी, साधारण बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन ये लिटिगेशन में नहीं जा सकता है। इसका ये फायदा है। ऐसे बैंकों की सरकार को आपके चैनल के माध्यम से सख्त कार्रवाई करनी है, नो फियर, यही मेरा कहना। बिल्कुल 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 नारायण रामपाल जी, हम मोर्चापाल जी का नाम ले लेते हैं सर। और सरकार की अर्थव्यवस्था उनके हाथ से खिसक रही है, देख रहे हैं प्राइवेट बैंक उनकी कहना नहीं, खाली ऐलान और घोषणाएं होती है। 20 लाख करोड़ का पैकेज जो होती है, 3 लाख करोड़ आप एमएसएमई को दे रहे हो उद्योग बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जबकि बैंक शेयर बेच करके, आरबीआई ने जैसा बोला, बैंक शेयर बेच करके 1,13 करोड़ इकट्ठा करेगी शेयर बेच करके, जिसमें एसबीआई खुद 1000 करोड़ इकट्ठा कर रही है। 20,000 करोड़ को जरूरत है अपने को संभालने, जबकि इस साल का हमारा जो अभी तक का साहब, इस पिछले में बैंक के फ्रॉड, सभी बैंकों के फ्रॉड जो मामले हुए हैं, फ्रॉड, मोर्चा वाला सुनिए, फ्रॉड मामलों का आंकड़ा जो मेरे पास आया हुआ है 2 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का बैंकों में फ्रॉड हुआ है। हर बैंकों में फ्रॉड हुआ है, मेरे पास आंकड़े वाइज है। बैंकों के फ्रॉड के मामले अगर सुलझा लिए जाते तो शायद बैंक को शेयर बेचने की जरूरत नहीं थी। बैंक किस तरीके से फ्रॉड करते हैं उस पर नजर रखना जरूरी है, चाहे बीआई हो चाहे पीएनबी हो, हम सबकी बात कर रहे हैं। 2 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, और जबकि हमारा जीडीपी गिरता जा रहा है, 3 लाख करोड़ एमएसएमई को दिया जा रहा है, बैंक दे नहीं रहे हैं, उद्योग बंद पड़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और हमारे यह है कि बैंक एनपीए में चलते चले जा रहे हैं। सरकार कैसे संभालेगी? मैं इस पैनल को नमस्कार करना चाहता हूं और देशवासियों पैनल को नमस्कार करता हूं। भगवान बलराम जी की हार्दिक जयंती, किसानों के आराध्य देवता, उनको समर्पित करता हूं। और सबसे बड़ा उद्योगपति तो किसान ही है जो हमें खिला रहा है। उसमें न लॉकडाउन का असर है, न किसी चीज का असर है, न सरकार केंद्र सरकार का असर है, न राज्य सरकार का असर है। सुनिए सर, और ओपनिंग कमेंट्स में भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो एमएसबी का फंड सरकार ने डिक्लेयर किया है उसमें आधे लोगों को मिला, आधे लोगों को नहीं मिला है। तो मैं तो इतने से ही खुश होता हूं कि मिला तो है, खाली घोषणा तो नहीं है, सिर्फ घोषणाबाजी तो नहीं है सर, घोषणाबाजी तो नहीं है। इसके पहले नहीं, आधे लोग को छोड़ नहीं देंगे। इसके पहले की सरकारों में क्या था, जीडीपी बहुत अच्छी थी, लेकिन एक रक्षा मंत्री था कि हमारे पास पैसे नहीं है शस्त्र खरीदने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है ये करने के लिए। मनमोहन सिंह कहते कोई जादू की छड़ी है कि पेट्रोल का भाव कम हो जाएगा। तो ऐसी अपनी अपनी प्रावधान है। उनके समय जीडीपी अच्छी थी, इस समय आत्मनिर्भर है, लोग अच्छे से चल रहे हैं। समस्या है, वर्ल्ड वाइज समस्या है, हेल्थ वाइज भी है और फाइनेंस में भी है। समस्या को हम नकार नहीं दे रहे हैं। और बैंकों का जो आपने कहा, अब जो ओपनिंग कमेंट के बाद भी भाई साहब को कुछ और अच्छा कहना है, सबका सुनने के बाद उनको मौका जरूर देना।
और मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, आप एक जन को एक ही साथ लगाते हैं तो बाद में उनकी उत्तर नहीं लेते हैं सर। ये आपके चैनल में मैं कहना चाहूंगा कि ओपनिंग कमेंट का अर्थ समझिए कि उनको अंत में बहुत कुछ कहना है। सबको एक एक मौका जरूर दीजिएगा। आएंगे 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 आएंगे, बड़े डिबेट का हिस्सा सबको बना ले, फिर तो हम आते ही है ना। आज आपको बधाई दें कि किसान के दिवस पर, बलराम जयंती पर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ का फंड कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बताया है, अनाउंस किया है। अनाउंस तो बहुत होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ सर, सुनिए, अनाउंस बहुत होते हैं, वही कहना चाहता हूँ किसानों के खातों में 2000 बोल के 3 टर्म में जाना था, कोरोना काल में 5 टर्म में 10,000 रुपया गया है। और ये किसान, किसी भी किसान से पूछ सकते हो कि गया है और पूरे, और ऑनलाइन जाता है। और यही हमारी विरोधी पार्टी कहती है कि कैश में दो, तो ये नरेंद्र मोदी कैश में कुछ देने वाला नहीं, चाहे मिले चाहे नहीं मिले, आपको ऑनलाइन मिलेगा, आपको इससे मिलेगा। यार योगी जी ने जो अभी 1000 रुपए जो श्रमिक को देना था वो भी ऑनलाइन दिया है, ताकि कल 5 साल में आप हिसाब किताब करके आपको आरोपी न ठहराओ। और दूसरी बात, अब उद्योगपति जो आप 2 लाख करोड़ का लोन जो लिया है लोगों ने, वो कौन लोग थे और किसने दिया है उनको, ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा। और वो पूरे इस 50 साल के कार्यकाल में जितना लोन इसके पूर्व प्रधानमंत्री जितने भी थे, नरसिम्हा राव से लेकर तो आपके इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तक, उतना लोन नहीं दिया गया जितना कि मनमोहन के दूसरे कार्यकाल में देश के 200 गुना लोन लोगों को बांटा गया, और वो भी लोन एक भी आदमी चुकाया नहीं। और इस लॉकडाउन में रिलायंस एनर्जी ने सारे कर्जे अपने उतारे हैं। किस कला से उतारे हैं, किस तरह से उतारे हैं, आज वो कला नील हो गया है। और उन्होंने एक जियो कंपनी में लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाया है। तो ये सरकार इससे नहीं सीख सकती है? उद्योगपति कहाँ से आता है? उसके कोई स्पेशल दिमाग है या कोई भगवान को डायरेक्ट स्पेशल देता है क्या सर? इस कोरोना काल में ही तो रिलायंस ने, मुकेश अंबानी ने अपने आप को कर्ज मुक्त किया है। किस कला से किया है? और जियो में उन्होंने लाखों करोड़ का, जैसे कि आप गूगल सबसे बड़ी कंपनी है, फेसबुक सबसे बड़ी कंपनी है, 5, 7, 8, 9% देख के 7, 8 हजार करोड़ का ला, तो हमारी सरकार क्यों नहीं ला रही? और हमारे सरकार ने तो डिक्लेयर किया है आत्मनिर्भर का फंड। आज ही सेना को 52 लाख करोड़ का फंड दिया कि आत्मनिर्भर बनो और खुद पैदा करो। और 101 प्रोडक्ट बैन किया जो हम परचेस नहीं करेंगे, यही बनाएंगे। तो यहाँ जब बनेगा तो ये हमारे उद्योगपति भाई, हम लोगों को कोई मौका मिलेगा, कोई नटबोल्ट बनाने का, कोई स्क्रू बनाने का, छोटे से लेके बड़े, जब वो यहाँ बनेगा तो फायदा देश को ही होगा सर। और ये एक अच्छी लाइन, और आत्मनिर्भर सबको बना रहे, सैनिक को भी बना रहे, किसान को भी बना रहे, उद्योगपति भी बना रहे। पर एक समय कोरोना ने सबको वर्ल्ड वाइड बीमारी से बैन किया है, फिर भी हम अपने सेंस से, अपने अच्छे भाव से, आज हमारी सरकार के भाव अच्छे हैं। बाकी आप जो भी कर लो, जीडीपी तो ये सारे पैसे टर्नओवर में है, लोगों को जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब सरकार से मैं एक ही अपील करूंगा, मेरी सरकार होते हुए, कि सारे उद्योगपतियों के साल भर के टैक्स माफ कर दो, बाकी कुछ मत दो, 100 रुपए मत दो हमको, जीएसटी माफ कर दो, इनकम टैक्स माफ कर दो, सारे टैक्स माफ कर दो, हम अपना गुजारा कर लेंगे। ये मेरा एक ऐसा सोच है। सरकार कैसे चलेगी? सरकार इतने सालों चली तो एक साल टैक्स नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सरकार क्या कर रही है? आपको, मेरे उद्योगपति भाइयों को, मेरे सीए साहब को मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे दिमाग में घुस चुका है, राज्यसभा और लोकसभा चलाने के लिए 5 मिनट का 2 करोड़ रुपया खर्च होता है। इन लोग 12-12, 14-14 घंटे क्या करते हैं? उसको खर्चा हमको बचाना चाहिए। इस तरह के जो नाजायज खर्च लोग कर रहे हैं हमारे पैसों पे, हमारे खून पसीने की कमाई पे, उसको हमको रोकना चाहिए। उस पे भी आपको देशव्यापी बातें करनी चाहिए। पढ़े लिखों को कहना चाहिए कि 2 करोड़ रुपया 5 मिनट का सर लोकसभा राज्यसभा चलाने का, इसको 1 करो ना। क्या कर रहे हैं? और वहां पे गाली गलौज करते हैं, झगड़े करते हैं, कोई ठोस काम तो होता नहीं है। तो इस मुद्दे को भी देशव्यापी उठाना चाहिए और कटौती लानी चाहिए इनके खर्चों में। एक प्रधानमंत्री के पीछे 17 गाड़ी चलती है, चाहे एक नेता के पीछे बंदोबस्त मिलता है। ये खर्च किस लिए? दूसरे देशों के मुख्यमंत्री ट्रेनों में चलते हैं सर, दूसरे देश के मुख्यमंत्री कई ऐसे हैं जो ट्रेनों में चलते हैं। प्रधानमंत्री तो आपके हैं साहब, तो किसी की भी हो ये प्रथा, जब सब आत्मनिर्भर की नींव अब डाली है ना, तो ये आगे तक चलेगी। कोई भी प्रधानमंत्री आएगा उसको काम करना पड़ेगा। मोदी जी जाने के बाद एक नींव होती किसी चीज की, वो नींव अगर अच्छी पड़ गई तो मकान अच्छा रहता है, मजबूत टिका रहता है। अगर नींव कमजोर है तो 5 के स्केल में भूकंप गिर जाएगा मकान। इसके लिए नींव मजबूत कर रहे हैं, जमीन मजबूत कर रहे हैं। कोई भी आए उनको काम करना पड़ेगा, जागृत होगी ये जनता। और हम आपको उद्योगपतियों, मेरे बड़े भाई पढ़े लिखे लोगों को कहना चाहता हूँ,
कि जो हमारे खर्च नाजायज होते हैं सरकारों के पीछे उसको रोका जाए। आज महाराष्ट्र प्रदेश में सरकार है सर, और मेट्रो पे कितना खर्च पड़ा है, लिफ्ट आके पड़ी है, चैनल आके पड़े हैं, करोड़ों रुपए हमारे लगे हैं, उस पर कोई कार्य नहीं, टोटल बंद करके बैठे। बाकी प्रदेशों में काम चल रहा है भाई, कोरोना है उसके बावजूद काम चल रहा है, कोरोना है उसके बावजूद लोग कुछ तो कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकारी व्यवस्था टोटल ठप है। आज वो अरबों खरबों की मशीनें हैं, वो हर मेट्रो के नीचे सड़ रही है, ये कौन देखेगा? ये किसका पैसा बर्बाद हो रहा है? कोई हमारी राज्य सरकार का तो नहीं हो रहा है, हमारे ही लोगों का हो रहा है। और राज्य सरकार क्या कर रही है आज की तारीख में? राज्य सरकार बनाने के लिए सारे प्रयास करते हैं सर, सारे प्रयास करते हैं, सारे मापदंड वापरते हैं, और सरकार बनने के बाद क्या कर रहे हैं? और ये सरकार एक केस में परेशान है। रिया क्या चीज है? कोई राहुल गांधी परिवार की है क्या रिया? एक रिया केस में सरकार परेशान है, एक प्रशासन परेशान है। उधर का मुद्दा हम नहीं छोड़ते हैं, हम आते हैं मोर्चा वाला। तर्क है जो सब तर्क, हम आपको तर्क दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। आपका तर्क सही है कि सरकार अपने काम पर अपना उद्देश्य नहीं सही कर रही है, दूसरे रास्ते पर भटक रही है, और ये सरकार को नहीं करना चाहिए। जनता हित की सोचना चाहिए, आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधरे वो सोचना चाहिए। लेकिन एक बात अभी जैसे जो साहब जो जिन्होंने बोला, जो राम कुमार जी ने, ये बात भी सही है कि सरकार के जो नाजायज खर्चे हैं उसको रोकना जरूरी है। हम कहां से कटौती करके जीडीपी को बढ़ा सकते हैं, हम कहां से कम किसी तरफ ध्यान नहीं दे करके जीडीपी को बढ़ाने के लिए हमको प्रोडक्शन बढ़ाना, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको उद्योग बढ़ाने होंगे। उद्योग बढ़ेगा तो रोजगारी मिलेगी। ये सारी व्यवस्थाओं पर केंद्रित कर करके मोदी सरकार ने एक नीति जो बनाई है, नीति तो सही बनी है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, उसको प्रयोग में कितना लाया जा रहा है, यह देखने की बहुत जरूरी है। अब आप बता रहे हैं कि जैसे अभी राम कुमार जी साहब, मोर्चा वाला, एक बात मैं आपको जिक्र कर दूं। अभी राम कुमार जी ने बोला कि रिलायंस ने अपने सारे कर्जे माफ कर दिए इस कोरोना काल में ही, लेकिन रिलायंस ने अपने 25% शेयर बेच भी दिए विदेशों में, पैसा आया वहां से, तो कर्जा चुकता हुआ। अब यहाँ का जो जियो का प्रॉफिट है उसका 25% पैसा हमारा विदेश में चला जाएगा। पैसा कमाएगा जियो इंडिया से, और उसका 25% हमारा विदेश में भेजा जाएगा। ये कहाँ की नीति है? इसके ऊपर एक नियम बनाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जब चीन के बॉर्डर पर लोग जमीन खरीद रहे थे और उद्योग के लिए पैसे लगा रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, तो लगाया गया कि इसके लिए सरकार से पूछना जरूरी है कि कोई बाहर के इन्वेस्टर आकर के हमारे ऊपर हावी नहीं हो। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही आई थी, ऐसे ही सुविधा देती चली गई, और बाद में पूरा देश हमारा गुलाम हो गया। आज हमारी स्थिति कहाँ पे है? हमारे पास विदेशी कर्ज जो है, मोर्चा वाला जी, सभी लोग सुन रहे पैनल पे, हमारे पास विदेशी कर्ज जो है वो 5,58 अरब बिलियन डॉलर का, 558 बिलियन डॉलर का हमारे ऊपर कर्जा है, देश के ऊपर कर्जा है। किस कार्यकाल का? तो इसमें सुधार करना पड़ेगा। किस कार्यकाल का? 2019 किस कार्यकाल का कितना है सर? रामपाल जी मैं बता रहा हूं, सुनिए। 2019 में 543 बिलियन डॉलर था, 543 बिलियन डॉलर, और अभी 2020 में 558 बिलियन डॉलर हो गया। जबकि 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 409 बिलियन डॉलर था। जब यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव जी थे, सुनिए, जब यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव जी थे तो यहाँ पर 83.8 बिलियन डॉलर का कर्जा था, 83.8 बिलियन डॉलर का कर्जा था। जब मनमोहन सिंह ने सरकार छोड़ा तो उस समय हमारे ऊपर 409 बिलियन डॉलर का कर्जा था, और आज हमारे ऊपर 558 बिलियन डॉलर का कर्जा हो गया। सरकारें चली जाएंगी, दूसरी सरकारें आके चुकाएंगी, चुकाने का तो नाम नहीं लेती, बल्कि कर्जा बढ़ता ही चला जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार भी हमारे पास उतना नहीं है कि हम कर्जा चुका सके। आज हमारे पास स्थिति ऐसी है कि 116 बिलियन डॉलर तुरंत के तुरंत सरकार को देना है, विदेशी कर्जा चुकता करना, क्योंकि कुछ लॉन्ग टर्म कंडीशन के लोन होते हैं, कुछ तुरंत रिफंड करने वाले होते हैं। तुरंत रिफंड करने वाले में इस सरकार को 116 बिलियन डॉलर चुकता करना है, और सरकार पैसे का इंतजाम कर रही है। अर्थव्यवस्था कहां से सुधरेगी? सर ये जो आपने कर्जा कहा है, आपको जमीन पे दिख रहा है, आत्मनिर्भर पे दिख रहा है,
और उसके पहले का कर्जा राजीव गांधी फाउंडेशन में दिख रहा है। देखिए कि पैसा कर्जा लिया कहाँ गया, पैसा देश का कहाँ गया। आज हमारा देश सोने की चिड़िया अभी भी है सर। पाकिस्तान खत्म हो चुका है इस कर्ज के चक्कर में। हम आज भी खड़े हैं और हमारे पास आत्मबल है कि हम और खड़ा कर लेंगे, लेकिन ये पैसा आपको जमीन पे उपयोग हुआ लगता है। सुनिए सुनिए सर, ये कोई मोदी के दामोदर मोदी के ट्रस्ट में नहीं गया है सर, ये पैसा कोई दामोदर मोदी के ट्रस्ट में नहीं गया, देश के ट्रस्ट में गया है, देश के हित में लगा है। हर क्षेत्र में सर, हर क्षेत्र में देश हित में पैसा लगा है। हम तो विदेशी कर्जा चुकाए साहब। कर्जा लेकर कहाँ लगा है सर? कर्जा लेकर कहाँ लगा है? जापान के कर्जा लेकर सारी मेट्रो खड़ी की है। पहले जब महाराष्ट्र की सरकार गई तो 2.5 लाख करोड़ का कर्ज था, फडणवीस आए तो 5 लाख का करोड़ कर्ज हो गया। फडणवीस ने कर्ज डबल किया, लेकिन उसका उपयोग जमीन पे आज सारे कर्ज के पैसे से तो बना है। एक शिरडी संस्थान ने भी मेट्रो को कर्ज दिया है। रिटर्न कौन करेगा? कर्ज के हिसाब से ही बनाया। हम नहीं कहते कि कर्ज का उपयोग कहाँ हुआ है। रिटर्न कौन करेगा? आप उपयोग तो देखिए, आपने बैंक से लोन लिया, कोई उपयोग क्या किया? आज भारत का एक नागरिक बच्चा जो पैदा होता है ना साहब, आज के डेट में वह कम से कम 5,000 रुपए का कर्जे डूब करके पैदा होता है। ये हमारी देश मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये 2000 के पहले, 2013 के पहले जीरो तो नहीं था ना साहब। नहीं, 2000 पहले के पहले जीरो तो नहीं था ना। सरकार में 1 रुपया था 2 रुपया हो गया, जीरो तो नहीं था ना सर। तो जो न्यू थी और जो न्यू है उसको हो गई। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, महाराष्ट्र सरकार का 2.5 लाख का कर्ज था, फडणवीस ने 5 लाख कर दिया। आप अच्छा करने आए थे ना, आप अच्छा करने आए थे ना, जो काम पिछली सरकारों ने किया वही आप कर रहे हो सर। आज मैं 100 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री कर्ज लेके आपके सौंप दूं, आप क्या करोगे? पहले भी था, फ्रॉड अब भी है, बैंक फ्रॉड पहले भी था, अब भी हुआ। कहाँ रोक रहे हैं? अब बैंक फ्रॉड नहीं हुआ सर, पहले के बैंक फ्रॉड आज हमको इफेक्ट कर रहे हैं सर। पहले के बैंक फ्रॉड हमको इफेक्ट कर रहे हैं आज। 2020 के बैंक सर अभी वो बात बता। सीए साहब से आप चर्चा कर लो, फिर हम दूसरे बारे में आएंगे। 5 साल का, ये पिछले 5 साल का मैं बता रहा हूँ, पिछले 5 साल का 1914 से 1920 तक के आप आंकड़े बता रहा हूँ। 2 लाख करोड़ का बैंक का फ्रॉड हुआ है। बताइए, जवाब दीजिए। मैं थोड़ा आपकी आज्ञा से इस चर्चे को थोड़ा पर्सपेक्टिव में लाना चाहूंगा। अर्थव्यवस्था विज्ञान नहीं है, अर्थव्यवस्था कला और गणित का मिश्रण है। अब इससे क्या होता है कि रघुराम राजन को ठीक लगता है वो शक्तिकांत दास को ठीक नहीं लगेगा, और दोनों सही नहीं है, दोनों गलत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इस चर्चे में कोई सही नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा, कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा, यहाँ पे कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा वहां पे। अगर हम अर्थव्यवस्था को पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे तो कोई आपको सोल्यूशन मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर आप कम्युनिस्ट को पूछेंगे तो एक कुछ और, अगर आप कोई राइट को कुछ और सोचेगा, लेफ्ट विंग वाला कुछ और सोचेगा, और सेंट्रिस्ट पार्टी कुछ और सोचेगा, और कोई गलत नहीं अपनी जगह में, अपनी जगह में सब सही है। अब अपन आते हैं अपने आज की स्थिति में। आज जो प्रॉब्लम है, जो आपने मुद्दा उठाया, 1,33,000 करोड़ जो मार्केट से उठा रहा है, जो आरबीआई ने बोला बैंक से मार्केट से ले लीजिए, इसका क्या कारण क्या है और इसका प्रॉब्लम अपने को समझना जरूरी है। आप फिगर 14.5 लाख, अब ये 14.5 जो लाख करोड़ है, वो 14.5% है बैंकिंग लोन का। ठीक है, तो आप इस फिगर को याद रखिए, 14.5%। अभी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है बैंक की? 14%। कैपिटल एडिक्वेसी का रेशियो मतलब ये होता है कि मेरी पूंजी जो है वो मेरे लोन के बराबर 14% है। अगर मेरी पूंजी 14% खत्म हो गई तो मैं 0 पे आ जाऊंगा। तो आज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 14% है और एनपीए 14% है। इसलिए बैंकों को अपना सीआर बढ़ाना जरूरी है। अब ये पैसा आएगा कहां से, ये मुद्दा है। क्या आप पब्लिक से उठाओगे, क्या सरकार डालेगी अपना पैसा, या आप फॉरेन में जाके कोई फॉरेन पार्टनर को लाके बोलेंगे भैया तू मुझे पैसा दे। तो आरबीआई ने ये डायरेक्शन दिया होगा, ये गाइडलाइन दी होगी, आप पब्लिक से उठाइए। आप इंडियन आप क्योंकि अभी बैंक को अभी अपने कम कर दिया, मर्ज करके 10 बैंक हो गई है, पहले 23-24 बैंकें थी, सारी लिस्टेड है और सारी स्ट्रॉन्ग है, सारे सबके क्रेडिट रेटिंग काफी अच्छे है। एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, क्रेडिट रेटिंग काफी दुरुस्त है आज की तारीख में।
जी जी तो जी जी उनकी जी क्षमता है पब्लिक से पैसा लेने की, ठीक है। जी जी तो जी अब आते रियल इश्यू पे सर, जो मैं एज अ सीए मैं बम्बई में 60 साल से हूँ, मैं इस अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा हूँ 40 साल से। और मैं जी इस पॉलिटिकल नहीं हो कि मैं इस सरकार को सही में दाद देना चाहूंगा। बहुत ही कोरोना वायरस के समय बहुत अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंट होके आपने यूएस में देखा होगा $1 ट्रिलियन, $4 ट्रिलियन दे दिए बच्चे, वहां पे उनके अकाउंट में भी पैसा आ गया। तो हमने वो जी नहीं किया, ये गरीबों को पैसा दिया हमने, एग्रीकल्चर फार्मर्स को पैसा दिया और उद्योगपति को बोला आप अपना काम संभालो, हम आपको हेल्प करेंगे लेकिन काम आप संभालो, आपको जी डोल जी नहीं जी देंगे, ग्रांट नहीं देंगे। जी आई थिंक जी ये जी बहुत ही अच्छी बात है। मैं ऑनेस्टली बात देना चाहूंगा बिना कोई राइट विंग लेफ्ट विंग सेंट्रिस्ट आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल एंटर बिल्कुल होते हुए। बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन में जो मुद्दा है, और ये अपने को मानना, सरकार को ये मानना पड़ेगा कि जी भले ही उनकी नीति जितनी भी अच्छी हो, उन नीतियों को अमल करने में जो गैप है, वो मैं आपको आज बता सकता हूँ कि जो सफर कर रहे हैं, जैसे जी ने बताया, ये यही प्रॉब्लम है। नीति तो अच्छी बनाई है, नीति आयोग ने भी अच्छी बनाई है, आरबीआई ने भी अच्छी बनाई है और वित्त मंत्री ने भी अच्छी बनाई है, लेकिन ग्राउंड लेवल जी पे जो परकोलेट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जैसे सर ने बोला जी जी आधा जी हो गया, मैं मानता हूँ आधा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जो आधा नहीं बिल्कुल हुआ है उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी, वो बहुत ही, आई एम नॉट, मैं एज अ नेचर में नेगेटिव नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, लेकिन अब जो दिख रहा है ना मुझे ग्राउंड पे, भाई डर लग रहा है कि अभी 4, 6, 8, 10 महीनों में अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो अपने देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत ही बड़ा हिट लगेगा। अब जी सरकार अपना काम कर रही है, अभी जी काम जो ब्यूरोक्रेसी को करना है, जो बैंकों को करना है, उनको करना बहुत 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 जरूरी है। मेरा सिर्फ ये एक जरूरी है सिंपल सबमिशन है कि अगर वित्त मंत्री, आरबीआई गवर्नर, भले ही आप सरकार बोलो, एनडीए बोलो, पीएम ऑफिस बोलो, अगर एक मैसेज चला जाए हर दिन कि भैया ये आप कर रहे हो क्या, हेल्प कर रहे हो क्या, उद्योगपति आर दे गेटिंग द राइट असिस्टेंस, प्लीज गो अहेड एंड रीस्ट्रक्चर, द लॉ इज देयर, द पॉलिसी इज देयर, प्लीज इम्प्लीमेंट इट, दैट हैज टू बी जी डन। जी जी मतलब लेकिन साहब अभी जैसे ही मोर्चा वाला जी आप बताइए कि बैंक अगर किसी के ओडी लिमिट को आधा कर रही है, ये कौन सा सपोर्ट कर रही है लॉकडाउन में? जो जुनूने लोग हैं ये कहाँ का? मोर्चा वाला जी ये बिल्कुल प्रियंका जी ने बहुत ही अच्छी बात करी है, ये सारे फेयर वेदर फ्रेंड है, जब बारिश नहीं होती है तब आपको छाता देते हैं और जब गिरती है तो छाता ले जाते हैं, ये जी प्रॉब्लम है। जी 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 और ये जो और पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो ऐसा नहीं है। मैं पब्लिक सेक्टर बहुत बैंक सही बात साथ दूंगा, जी पब्लिक सेक्टर जी बैंक की साथ दूंगा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपको हमेशा हेल्प करती है। वहां प्रॉब्लम जी क्या, दूसरी बता दो, जो एक प्रॉब्लम जो सरकारी प्रॉब्लम आ जाती है कि एक आपका एक सीबीआई है, एक सीवीसी है, जी एक विजिलेंस है। तो पिछले सालों जी में क्या हुआ है कि एक डर बैठ गया है बैंकरों में कि अगर मैं किसी उद्योगपति को मदद करूंगा और अगर 1 साल के बाद, जी 2 साल के बाद उसका अकाउंट वापस खराब हो गया और वो उससे जी लौटाएंगे तो विश्वसनीयता मेरे पे आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल मैं बिल्कुल मेरे को 4 साल बाकी है रिटायरमेंट को, अब मैं जी बोला मैं क्यों दास के सर्कुलर को सीरियसली लूं, मैं तो बोलूंगा भैया कुछ नहीं, मेरे से कुछ होगा नहीं, आप जो करना है आप जी करिए। तो ये एक तो मानसिकता जो है ना, ये बैंकों में एक डर जो है, वो वित्त मंत्री ने अपनी तरफ से बोला हुआ है कि आप फिक्र मत जी करिए, आपके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होगी, आप अपना काम करिए, उन्होंने सही में बोला हुआ है। लेकिन उसका जी जो परफॉर्मेशन हो रहा है वो नहीं हो रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ नहीं हो आप रहा है सीरियसली, बिल्कुल और जी ये करना तो बहुत राम कुमार जी ब्यूरोक्रेसी को संभालने की जरूरत है, बैंकिंग सिस्टम को संभालने की जरूरत है, बैंक में बैठे अधिकारियों को सुधारने की जरूरत है। आरबीआई गवर्नर इस पे विशेष तरीके से ध्यान दें, जो रघुराजन जी की बैंक के जो मैनेजर हैं, निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, पैनल है, मंडल है, वह सही तरीके से इस चीज को इन करे। सरकार अपनी सही दिशा में काम कर, लेकिन उस काम को अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल पे उतारना यह पैनलों का काम है, ब्यूरोक्रेसी का काम होता है, स्ट्रक्चर का काम होता है। अगर वहां गड़बड़ी होगी तो इसमें कहीं न कहीं कमियां निकलेगी
और लोगों को उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक छोटा सा विराम, जल्दी वापस लौटेंगे। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।